नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक सामान्य चलन में यह बताना चाहूंगा कि किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो उसमें तीन तरह के लोग आपको अवश्य मिलेंगे। पहला, जो उस चीज के समर्थन में होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें तो यह चाहिए, यानी हम तो ये वैक्सीन लेंगे। दूसरा है पक्ष कि चाहे कुछ भी हो, हमें विरोध करना है, हम नहीं। और तीसरा पक्ष सबसे इंटरेस्टिंग पक्ष है, वो बोलता है कि चलो देखते हैं, दूसरे लेते हैं उसके बाद। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको शादी के लिए पूछा जाए तो ये कहेंगे पहले दूसरों को करने देते हैं, फिर देखते हैं। खाने के लिए पूछ लो तो पहले दूसरे खा ले, फिर देखते हैं। लेकिन अब जब वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो गई है तो ये विरोधी पक्ष और ये तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा लाइन में लगा हुआ है। पहला वाला लाइन में तो पहले से लगा हुआ ही था। वैक्सीन की शॉर्टेज रियली हो गई है। तो मेरा एक चीज कहना है कि भाई साहब, कोरोना की वैक्सीनेशन किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा के भेद के हिसाब से नहीं किया जाता है और उसका कोई जाति धर्म इस बीमारी का नहीं है। तो कृपया, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं, तो कृपया जाके वैक्सीनेशन ले, वैक्सीनेशन लगवाएं। कहीं ना कहीं ये देश हित में भी आपके स्वास्थ्य के साथ साथ। इसके अलावा जोक सपाट मैं बात करना चाहूंगा आज कि वैक्सीनेशन किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां भी है। भ्रांतियां ऐसी है कि यूएस के एक सर्वे के अनुसार 45% डाउट करते हैं वैक्सीनेशन लेने के संबंध में। कई लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। कोई इतना ज्ञानी है कि बोलता है कि 100% सेफ्टी नहीं है इस वैक्सीनेशन में, तो हम क्यों ले लें। एक्चुअली फैक्ट भी है, क्राइटेरियाज भी, कुछ डेटाज भी मैं धीरे धीरे देता रहूंगा अपने साइड में, आप देख सकते हैं, उससे आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जो करवाया जा रहा है, तो अगर 29 मार्च तक का डेटा देखा जाए, जब 1 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुआ था, सिंगल डोज के लगभग 1 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुए थे, तो उसमें से 20,000 लोगों को साइड इफेक्ट्स आया था। और वो यही साइड इफेक्ट्स था जिस साइड इफेक्ट्स के तहत बुखार, फीवर, बदन दर्द जैसे हो रहे थे। कोई सीवियर नहीं था। सीवियर हुआ 617 साइड इफेक्ट्स। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, वो एक संस्था के सर्वे के तौर पे जो इसको फॉलो अप ले रही है, और उस 617 में से 180 डेथ हुए। यानी 1 करोड़ वैक्सीनेशन में से 180 डेथ्स हुए थे। और ये मैं बता रहा हूं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये जो संस्था है AEFI, ये अभी फॉलो कर रही है उसके तहत। और ITSU है जो ये जांच करेगी कि 180 लोगों की डेथ हुई है वो किस रीजन से हुई है। इसके कई रीजन हो सकते हैं, आपके पहले के भी डिजीज हो सकते हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ सावधानियां बरती जाती है, वो सावधानियां आपने बरती है कि नहीं बरती है, वो भी देखा जाता है। और उसके बाद डेथ का आंकड़ा लिया जाता है। तो कुछ बीमारियों में हालांकि ये कहा गया है कि उसके लिए जांच के लिए देखा जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि हार्ट रिलेटेड डिजीज, जो कोई खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, या 1 साल में एक्यूट हार्ट का कोई सिंड्रोम हुआ है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति हुई है आपकी, या रेस्पिरेटरी यानी श्वसन संबंधी, सांस लेने के संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, या मान लीजिए ऐसे डायबिटिक के एक्यूट सिचुएशंस हैं, या अगर ब्लड प्रेशर जैसा कॉमन भी है, तो भी डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद उनके कंसल्ट के बाद वैक्सीनेशन ले, अगर वो कहते हैं तो। बट स्पेशली फॉर हार्ट डिजीज और सांस के संबंधी समस्याओं के लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले डॉक्टर को संपर्क करें। अगर वो कंसिडरेशन में लेते हैं तभी जाके आप वैक्सीनेशन लें। जहां तक एलर्जिकल प्रॉब्लम्स की बात है, तो जिसको डस्ट से या परफ्यूम से या इन छोटी चीजों से एलर्जी है, वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं ब्लड क्लॉट का भी प्रॉब्लम आया है, जिसके चलते भी प्रॉब्लम हुई है और डेथ हुई है। तो आपको एक और चीज बताऊं, रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं 500 में 1 का रिस्क रहता है। ऐसे ही कई कई बीमारियों में 1000 में 1 का रिस्क रहता है। अन्य बीमारियां हैं उसमें इससे ज्यादा रिस्क रहता है। स्टिल हम रोड पे चलना नहीं छोड़ देते।
चलते, हमें पता है प्रॉब्लम है, फिर भी हम चलते हैं। ठीक वैसे ही इसमें 1 लाख में 1 का है, तो परसेंटेज कैलकुलेशन कर लीजिए आप। और कोई वैक्सीनेशन जो आज तक पूरी दुनिया में दिया गया है, वो वैक्सीनेशन 100% सेफ नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए आप मीजल्स का ले लें। मीजल्स आपको 40 to 60% वैक्सीनेशन के बाद सेफ्टी देता है, लेकिन लोग लगाते हैं, स्टिल वो 42 मिलियन पीपल को पर ईयर सेव करता है। इबोला जो इससे खतरनाक वायरस है, लेकिन उसका वैक्सीनेशन सिर्फ 33 से 60% तक सेफ्टी देता है। लेकिन ये जो वैक्सीन आया हुआ है, 2 वैक्सीन जो आजकल चल रहा है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का है, और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड फर्स्ट डोज लेने के बाद आपको 70% तक इम्यूनाइजेशन का सेफ्टी देता है, और जब सेकेंड डोज आपका पूरा हो जाता है तो 94% का। वहीं पे अगर कोवैक्सीन की बात करें तो 30% फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में और सेकंड के बाद 85% तक देता है। जैसा कि पेपर में बताए गए कई जगह पे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इतनी इम्यूनाइजेशन आपको मिल रही है, यह बहुत ही तेजी से जरूर वैक्सीन बनाई गई है, लेकिन कई तरह के सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख करके। पहले तो हमें ये चिंता सता रही थी कि कोई दवाई नहीं है, हर जगह सुन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो ये कहना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और साथ में वैक्सीन भी जरूरी है। तो वैक्सीन आ गई है तो आपके हल्ले इस बात को लेके होने कि वैक्सीन सेफ नहीं है। दवाई तो है, कुछ हद तक तो सेफ्टी मिल रही है। और कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन इतनी तेजी से इंडिया में फैल रहा है, उस स्थिति में वैक्सीनेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो कृपया करके जाके वैक्सीनेशन लगाएं। और अगर आप गूगल यूज करते हैं और कई तरह के इंटरनेट साइट्स यूज करते हैं, तो आप सर्वे करके देख लें, कोई भी वैक्सीन जो बनाई गई है वो 100% सेफ नहीं हुई है। फिर भी पोलियो को इरेडिकेट किया गया वैक्सीनेशन के बल पे ही। स्मॉल पॉक्स को जिसे इरेडिकेटेड माना जाता है, वो भी वैक्सीनेशन के बल पे ही। और इससे भी हम लड़ सकते हैं सिर्फ वैक्सीनेशन के बल पे ही। तो मेरी सलाह है कि हर आदमी वैक्सीनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने के बाद वैक्सीन लगाए, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइजर का यूज करें और सेफ रहें, क्योंकि ये समय बहुत खराब है और बहुत जरूरी है इस सारे सेफ्टी का। अगर ये कर रहे हैं, समझ लीजिए आप जिस तरीके से बॉर्डर पे सुरक्षा हो रही है, आप बॉर्डर के अंदर रह करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।